नमस्कार मित्रों, मैं रमनदीप खंडा आपका MKH वीडियो सीरीज़ के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे कक्षा 10 का अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सर्वप्रथम है कि रासायनिक अभिक्रियाएं कहते किसे हैं। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन यानी कि चेंज, बदलाव कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है भौतिक परिवर्तन और एक क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। थोड़ा सा हम इसके बारे में क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। सुनिए, भौतिक परिवर्तन तो क्या होते हैं? किसी पदार्थ के बाहरी आकार, बाहरी जो गुण धर्म होते हैं जैसे आकार, रंग आदि के अंदर जो परिवर्तन होते हैं वो क्या होगा? भौतिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, कौन से परिवर्तन होंगे? भौतिक परिवर्तन होंगे। जैसे, और इसमें जो पदार्थ है, पदार्थ वही बना रहेगा। पदार्थ के आंतरिक गुणधर्म क्या रहते हैं? समान रहते हैं। यानी कि वही पदार्थ, सिर्फ पदार्थ वही रहेगा, कुछ और नहीं बनेगा। अब जैसे ये क्या था? मार्कर था। मार्कर को मैंने तोड़ दिया, क्या रहेगा? मार्कर ही रहा। क्या ये प्लास्टिक चेंज हो गया? नहीं। क्या रहा? मार्कर ही रहा। अब यहाँ पर क्या है? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के अंदर क्या होता है? पदार्थ के आंतरिक गुणधर्म क्या हो जाएंगे? परिवर्तित हो जाएंगे। आंतरिक गुणधर्म परिवर्तित हो जाते हैं और एक क्या बनता है? नया पदार्थ बनता है। नया पदार्थ बनता है। ठीक है, जो नया पदार्थ बनेगा और जो ये आंतरिक गुणधर्म जो बदले, इस जो पूरी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। या किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो आपको पता लगा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, अब इसके कुछ गुणधर्म देख लेते हैं, रासायनिक परिवर्तन के या रासायनिक अभिक्रियाओं के गुणधर्म। और साथ साथ मैं आपको भौतिक गुणधर्म के बारे में भी चर्चा करता रहूँगा। रासायनिक अभिक्रिया के गुणधर्म कौन कौन से क्या है? इसके गुणधर्म हैं। पहली, इसमें पदार्थ का आंतरिक संगठन बदल जाता है। पदार्थ का आंतरिक संगठन बदल जाता है। बदल जाता है। देखिए, अगर मैंने चीनी को दूध के अंदर घोल दिया, चीनी को दूध के अंदर घोल दिया, तो क्या अब आप उस चीनी को वापस निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते। अब उसके जो चीनी के गुणधर्म है किसके साथ मिक्स हो गए? दूध के साथ क्या हो गए? मिक्स हो गए। उसका आंतरिक संगठन क्या हो गया? बदल गया। लकड़ी को मैंने जला दिया, कागज को जला दिया। कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। क्यों? अरे पहले लकड़ी थी, अब तो कोयला बन गई। वो क्या बन गई? कोयला बन गई। क्यों कोयला बन गई? तो नई चीज बनी। और जैसे ही क्या होगा, इसमें क्या बनेगा? नया पदार्थ बनता है। क्या बनेगा? एक नया पदार्थ बनता है। यह क्या होती है? स्थायी होती है। क्या होती है? ये स्थायी होती है। स्थायी का मतलब क्या होता है? कि यानी कि उसके अंदर अभिकारक से उत्पाद बनता है। अभिकारक से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। लेकिन उस उत्पाद से वापस अभिकारक नहीं बनाया जा सकता। अब जैसे मैंने चाय पत्ती मिलाई, उसके साथ दूध मिलाया, पानी, चीनी आदि को क्या किया? मिक्स किया और इसको गर्म किया। क्या बन गई? चाय बन गई। अब मैं कहूँ वापस से इनको निकाल दो, निकाल दोगे क्या? नहीं निकलेगा। ठीक है, ये भी कौन सी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया। एक नई चीज़ बनी। ठीक है,
अब यहाँ पर बात है अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। अभिकारक वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है, हाँ, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं, उन पदार्थ को क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और उत्पाद किसे कहेंगे, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं के कहाँ बनते हैं, अंत में बनते हैं, अंत में बनते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, इतना अच्छा से आपको समझ आ गया होगा। अब उसके बाद है रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है, कोई भी रासायनिक परिवर्तन जो हो रहा है, कोई भी रासायनिक क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, उस बदलाव को हम अपने जिस रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। यानी कि रासायनिक परिवर्तन को हम जिस रूप में लिखते हैं उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब इसके लिखने के क्या है, कुछ चरण है, कुछ नियम है। क्या है, कुछ चरण है, कुछ क्या है, नियम है। उन नियमों को देख लेते हैं। क्या है, इसमें हमेशा अभिकारक जो होता है, पहला नियम तो ये कहता है अभिकारक किस ओर लिखा जाता है, बाईं ओर लिखे जाते हैं, बाईं ओर लिखे जाते हैं। जबकि उत्पाद जो होते हैं वो दाईं ओर लिखे जाते हैं। किस ओर, दाईं ओर लिखे जाते हैं। ठीक। और अगर अभिकारक हमारे पास दो या दो से अधिक हो, अभिकारक या उत्पाद अगर हमारे पास क्या हो, दो या दो से क्या हो, अधिक हो, अधिक हो, तो हम उसके मध्य क्या लगाते हैं, धन का चिन्ह, मतलब प्लस का चिन्ह यूज करते हैं। ठीक है, प्लस का निशान लगाएंगे। और एक और बात है कि अभिकारक से, अभिकारक व उत्पाद के मध्य, अभिकारक व उत्पाद के मध्य तीर का निशान लगाएंगे। किसका निशान लगाएंगे, तीर का निशान लगाएंगे। और ये जो तीर वाला जो साइन है ना, वो उत्पाद की ओर होगा। किस ओर होगा, उत्पाद की ओर होगा। और इसके साथ रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक वह उत्पाद के साथ, वह उत्पाद के साथ उसकी भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है। यानी कि वो पदार्थ कौन सी अवस्था में ले रहे हैं। अगर वो लिक्विड है तो L से, अगर वो सॉलिड है तो S से, अगर वो गैस है तो उसे स्मॉल g से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। स्मॉल g से क्या करते हैं, दर्शाते हैं। और नेक्स्ट है, ये जो आप तीर का निशान देख रहे हो बीच में, तीर के निशान के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर हम क्या करेंगे, वायुमंडलीय स्थितियों को लिखा जाता है। वायुमंडलीय स्थितियों को लिखा जाता है। अब वायुमंडलीय स्थिति कौन कौन सी है ये समझिए। ताप कितना है, दाब कितना है, कौन से एंजाइम है,
आदि कहाँ लिखे जाते हैं? तीर के निशान के ऊपर लिखे जाते हैं। जैसे मेरे पास मैग्नीशियम है, क्या है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को मैंने ऑक्सीजन के साथ क्या कराना है? योग कराना है। ये क्या है? अभिकारक है। क्या है? अभिकारक। अभिकारकों के मध्य प्लस का निशान, और यहाँ से क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये तीर का निशान सीधा थोड़ी बन जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। मान लो मैंने इसको गर्म किया तो ये तीर का निशान। अगर मैंने यहाँ पर कुछ एंजाइम या फिर कैटालाइज या फिर किसी उत्प्रेरक का उपयोग किया है तो यहाँ लिखूँगा, ठीक है। और ये कौन कौन सी अवस्था में है वो भी इसको लिखना पड़ेगा। अगर ये सॉलिड है तो इसके साथ S, अगर ये गैसीय अवस्था में है तो इसके साथ स्मॉल g, और ये हमें कौन सी अवस्था में? अगर ये सॉलिड के अंदर आ रहा है तो S, अगर ये मेरे पास लिक्विड अवस्था के अंदर प्राप्त हो रहा है तो उसे L लिखते। समझ आए या नहीं? ये सारी की सारी क्या है? कंडीशन है। किसको लिखने के? रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के क्या है? चरण या नियम है। ठीक है मित्रों, आपको इतना अच्छे से समझ आया होगा। इन जो ये नियम हैं इन्हें अच्छे से आपने क्या रखना है? ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना? संतुलित करना। अब ये संतुलित करने का मतलब होता क्या है? देखिए, एक तरफ तो हमारे पास क्या है? अभिकारक है, और एक तरफ क्या है? उत्पाद है। तो आपने 9th के अंदर एक नियम पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम के मुताबिक कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या फिर किसी भी भौतिक प्रक्रम के अंदर जो भी द्रव्यमान होगा वो क्या होगा? समान होगा। यानी कि अभिकारक के अंदर जितने अणु या परमाणु हैं उतने ही कहाँ होंगे? उत्पाद के अंदर होंगे। दोनों का भार सेम होगा, संतुलन के अंदर होगा। जैसे कि हमारे पास क्या होती है? तराजू होती है। तराजू के क्या होने चाहिए? दोनों जो भाग हैं क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए ना। इसी तरह से अभिकारक और उत्पाद के दोनों जो पलड़े हैं वो क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। एक होता है परमाणु, एक होता है अणु। परमाणु संख्या, एक होती है अणु संख्या। सर्वप्रथम आप इसको समझिए, उसके बाद आपको पता लगेगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा कोई यौगिक है 6H2O, क्या है? 6H2O और 3H2SO4, 6H2O और 3H2SO4। अब यहाँ पर देखो, जो इसकी बाहर वाली जो संख्या होती है ये तो होती है अणुओं की संख्या। अणुओं की संख्या क्या होती है? अणुओं की संख्या। जैसे अब ये इसके अंदर कितना अणु है? ये यहाँ पे जल का एक अणु। अब कितने हो गए? 6। इसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल का एक है। अब जैसे ही हाथ हटाए कितने हो गए? 3 हो गए। ठीक है, यानी कि मेरे पास H2SO4 के कितने सेट हैं? 3 सेट हैं। कितने सेट हैं? 3 सेट। अब यहाँ पर अणु और परमाणु की गणना करनी आपको आनी चाहिए। अगर मैं यहाँ कहूँ हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं तो आप कहोगे 6 दूनी 12। एक के अंदर 2 हैं तो 6 के अंदर 12। ऑक्सीजन के कितने हैं? एक के अंदर 1 तो 6 के अंदर 6। ठीक है, इसके अंदर हाइड्रोजन के कितने हैं? 2 तिया 6। सल्फर के एक के अंदर 1 है तो 3 के अंदर 3। ऑक्सीजन के एक के अंदर 4 है तो 3 के अंदर 12। समझ आया आपको? सेम यही कंडीशन कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। अब हमें करना क्या है? हमने किसी भी अभिक्रिया के अंदर, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर ये जो संरचनाएं होगी ना, कभी भी संतुलित करते समय ये जो परमाणुओं की जो संख्या होती है ना, ये जो लिखी हुई है,
इनको कभी नहीं बदलना, इनको कभी नहीं छेड़ना। सिर्फ क्या बदल सकते हैं, अणुओं की संख्या बदल सकते हैं। इसके बाहर जो परिवर्तन है बस ये कर सकते हैं। इसके अलावा और हमने किसी को हाथ ही नहीं लगाना, टच ही नहीं करना किसी को, नहीं तो सारी की सारी जो अभिक्रिया है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो सर्वप्रथम तो अपनी यही बात है कि हमने अभिकारक और उत्पाद के अंदर जो ये तत्वों की संख्या है उनको क्या करना है, बराबर करना है। और बराबर करने के लिए हम सिर्फ अणुओं की संख्या को ही क्या करेंगे, चेंज करेंगे, परमाणु की संख्या को नहीं लेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक अभिक्रिया है Fe+H2O। क्या है Fe+H2O, और इन्होंने बनाया है Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हुई है, निष्कासित हुई है। अब हमारे पास ये क्या है, समस्या है। क्या है ये, एक समस्या है। अब सर्वप्रथम इसको हल करने के लिए सर्वप्रथम देखिए यहाँ पर फेरस के कितने हैं, एक सारणी बना लेते हैं, एक है। और अभिकारक के अंदर कितने हैं, सॉरी उत्पाद के अंदर कितने हैं, 3 हैं। हाइड्रोजन के इस भाग के अंदर कितने हैं, 2, और वहाँ पर 2। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने हैं, ऑक्सीजन के यहाँ पर 1 है, और उस साइड कितने हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। जो जो चीज़ें असंतुलित हैं उन्हें एक बॉक्स में ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोजन तो संतुलित है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, हमें सारा ही क्या करना पड़ेगा, वापस से संतुलित करना पड़ेगा। अपने सर्वप्रथम सबसे बड़े यौगिक को उठाएंगे कि सबसे जो कम है कौन, हाइड्रोजन है, सॉरी ऑक्सीजन है, सबसे कम क्या है, ऑक्सीजन है। यहाँ 1 है तो यहाँ कितना है, 4 है। ठीक है, सर्वप्रथम किसको, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, संतुलित करना। कुछ नहीं करना, जो आपको कम दिखे उसको क्या लिख लो, बराबर में करने के लिए उस संख्या से क्या कर दो, गुणा कर दो। H2O यहाँ इसको किससे गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, और उसको 1 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कितने हो जाएंगे, Fe+4 4 से मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया है, 4H2O, और क्या आ गया, Fe3O4 प्लस H2। ठीक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ 4 किया तो यहाँ अब हाइड्रोजन कितने हो गए, कितने हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हुए। यहाँ पर कितने हैं, अभी 2 हैं। तो अब मुझे उस संख्या को कितने से गुणा करना पड़ेगा कि यहाँ पर वो क्या हो जाए, बराबर हो जाए। मैं यहाँ पर चेंज नहीं कर सकता, इस यहाँ पर इसके परमाणु की मैं यहाँ चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब किसको, हाइड्रोजन को संतुलित करना। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए मैं इस हाइड्रोजन को इसके बराबर लाने के लिए 4 से गुणा करूँगा। Fe+4H2O Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन, ये क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ठीक है, यहाँ तक क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब बस क्या बचा है, आयरन बचा है। अब हमने लास्ट को लेना है आयरन को, Fe को संतुलित करना, या आयरन को संतुलित करना। आयरन को संतुलित करने के लिए यहाँ 3 है, और मैं यहाँ 3 नहीं लगा सकता, तो कहाँ लगाऊंगा, यहाँ 3 Fe आयरन प्लस 4H2O, और हमारे पास क्या बन गया, Fe3O4.4H2। ठीक है, अब अपने मिलान करते हैं, क्या ये हमारी समीकरण संतुलित है। देखिए यहाँ Fe के कितने मौजूद हैं, परमाणु पूरे गिनते हैं 3। यहाँ पर क्या 3 मौजूद हैं, जी हाँ।
अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन के कितने हैं यहाँ पर? 4 का 2 से गुणा कितने? 8। यहाँ पर 8 मौजूद हैं, जी हाँ। ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? 4। क्या इधर ऑक्सीजन 4 है? जी हाँ, यहाँ 4 है। अब ये दोनों क्या हो गए? समान हो गए। तो यानी कि इसका तात्पर्य है कि हमारी जो ये समीकरण है क्या है? संतुलित अवस्था में हो चुकी है। अब इसके 1-2 पार्ट और कर लेते हैं। अब ये पूरा निर्भर करता है उस तत्व की संयोजकता पर। एक बात और देखिए, अगर आप जो यहाँ पर पदार्थ, जो यहाँ पे उत्पाद लिख रहे हो, अगर उसको आपको प्योर शुद्ध रूप से लिखना है तो आपको उसकी संयोजकता क्या होनी, पता होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ Na+Cl, मैंने लिखा 2NaCl। एक मैंने लिखा Mg+2Cl2, 2MgCl2। यहाँ पर देखिए सोडियम यहाँ कितने हैं? 2 है। क्लोरीन कितने हैं? 2 है। एक के अंदर 1 है तो 2 के अंदर 2। यहाँ पर क्लोरीन 2 तो है, लेकिन यहाँ सोडियम 2 नहीं है, तो आगे कितना लगाऊंगा? 2 लगाऊंगा। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम कितना? 2 है। क्लोरीन कितने हैं? 2 2 4, 2 2 4, और मैग्नीशियम कितने हैं? 2। अब आप कहोगे सर ये सोडियम क्लोराइड को तो क्लोरीन 1 दिया, मैग्नीशियम को 2 दिए, इतना भेदभाव क्यों? ये भेदभाव नहीं है। सोडियम की संयोजकता 1 ही होती है। ये सिर्फ एक क्या करता है? एक पॉजिटिव आयन देता है। और क्लोरीन की संयोजकता -1 होती है, और ये एक ही इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। सोडियम क्या करेगा? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाएगा, और क्लोरीन एक आयन लेकर क्लोराइड बनाएगा, ठीक है, एनाइन बनाएगा। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl, ठीक है। जबकि मैग्नीशियम के पास कितने होंगे? मैग्नीशियम हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन देता है। कितने इलेक्ट्रॉन देगा? 2 इलेक्ट्रॉन देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो भी क्लोरीन भी कितनी आएंगी? 2, क्योंकि एक क्लोरीन को एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कितनी क्लोरीन आएंगी? 2 क्लोरीन आएंगी, ठीक है। तो दोनों क्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है। अब ये संयोजकता क्या होती है? ये होती है उनके बाह्यतम कोश जो होता है वहाँ पर उनको कितने इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? आवश्यकता होती है, और वो कितने इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? त्याग करते हैं। वो उन जो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। प्रत्येक तत्व उत्कृष्ट गैसों जैसा विन्यास प्राप्त करना चाहता है, और इसके लिए उसे अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है और जितने इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो उसकी क्या कहलाती है? संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व की 3 धनायन अवस्था के अंदर और -3 ऋणायन अवस्था के अंदर संयोजकता हो सकती है। 4 जो अवस्था वाले होते हैं वो लगभग उपसंयोजक या फिर सहसंयोजक बंधों का निर्माण करते हैं, ठीक है। कभी +4 या -4 संयोजकता नहीं होती, ठीक है मित्रों। ये आपको समझ आया होगा। यह है हमारी अभिक्रियाएं संतुलित करना। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या है? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया बहुत प्रकार की होती है। वेग के आधार पर भी होती है और ऊष्मा के आधार पर भी होती है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के आधार पर भी होती है। तो हम यहाँ पर प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं के नाम लिखते हैं। पहली रासायनिक अभिक्रिया जिसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे जिसे? संयोजन अभिक्रिया। इसे योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी जो अभिक्रिया होती है वो है अपघटनीय अभिक्रिया।
अपघटनीय अभिक्रिया, इसे वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तीसरी है विस्थापन अभिक्रिया। चौथी अभिक्रिया है द्विविस्थापन, भी इसी के अंदर आ जाएगी, विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी, ये ऊष्मा के आधार पर है, वह ऊष्माशोषी अभिक्रिया। उसके बाद है ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया। ठीक है मित्रों, ये हमारी अभिक्रियाओं के क्या हैं, प्रकार हैं। आज हम कौन सी अभिक्रिया करेंगे, संयोजन अभिक्रिया करेंगे। कौन सी अभिक्रिया करेंगे, संयोजन अभिक्रिया करेंगे। संयोजन अभिक्रिया, पहले इनके मतलब समझ लीजिए सभी के। संयोजन का मतलब होता है जुड़ना, योगात्मक का मतलब भी क्या होगा, जुड़ना। अपघटनीय का मतलब क्या होगा, टूटना। विस्थापन का मतलब है यहाँ से एक चीज़ बाहर निकलेगी और उसकी जगह दूसरी चीज़ आके जुड़ जाएगी। और द्विविस्थापन का मतलब यानी कि दो स्थान एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ऊष्माक्षेपी का मतलब है ऊष्मा का बाहर निकलना। ऊष्माशोषी का मतलब है ऊष्मा का शोषण करना, यानी कि ऊष्मा का जुड़ना। ऑक्सीकरण और अपचयन, ये जो अभिक्रियाएं हैं ये ना 3-4 प्रकार की होती है। ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, विद्युत धनी तत्वों के आधार पर, विद्युत ऋणी तत्वों के आधार पर इन अभिक्रियाओं कहते हैं। इन अभिक्रियाओं का एक नाम और होता है, जिसे आपने अपनी 8वीं कक्षा में पढ़ा होगा, इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। सर्वप्रथम अपनी संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो यहाँ पर आपको एक मैं फॉर्मूला लिख के दे रहा हूँ। यहाँ पर तत्व प्लस तत्व या अभिकारक जुड़कर क्या में करेंगे, एक उत्पाद का निर्माण करेंगे। ठीक है, तत्व की जगह आप अभिकारक लिख लीजिए। वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार के अभिकारक जुड़कर, यहाँ पर जुड़ेंगे क्योंकि नाम ही क्या है, संयोजन अभिक्रिया, जुड़कर एक उत्पाद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको अभिक्रिया बताई थी, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन की क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसके अलावा कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाने पर क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड के जलीय विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर जब अपने क्या प्रवाहित करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करती है, निर्माण करती है। और इसी कैल्शियम कार्बोनेट के कारण जो ये चूने का पानी है क्या हो जाता है, दूधिया हो जाता है। ठीक है मित्रों, ये आपको ये अभिक्रियाएं समझ आई होगी। इसके कुछ 1-2 उदाहरण और कर लेते हैं। जैसे आपने 2H2 प्लस O2 क्या बन गया, 2H2O जल बन गया। ये भी किसके उदाहरण है, किस अभिक्रिया के उदाहरण हैं, संयोजन अभिक्रिया के क्या हैं, उदाहरण हैं। ठीक है मित्रों, आज के लिए हम इतना ही करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अगली वीडियो में हम करेंगे अपनी अपघटनीय अभिक्रियाएं और जो अपने विस्थापन और अन्य जो अभिक्रियाएं हैं उसके ऊपर अपने विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्कार।